चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के। मैं डॉक्टर मनीष गौड़ और ये मेरी सीरीज़ है सी प्रोग्रामिंग पर, जिसमें आपसे आज बातचीत होगी सी डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग को लेके, और उसके अंदर भी बातचीत होगी जो है लूपिंग को लेके स्पेशली। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सी डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग को। तो किस तरीके से ये चीज़ होती है। पहली बात, ये लूपिंग है क्या। तो लूपिंग जो है एक ही स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीटेडली करने को कह रहे हैं, ये लूपिंग कहलाती है। और लूपिंग नेचुरली बार बार रिपीटेडली करने को कह रहे हैं तो हमारे पास दोनों बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि वो जो स्टेटमेंट है वो कौन से हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट जो हैं वो कौन से हैं, वो तो क्या कहलाती है, बॉडी ऑफ द लूप। यानी कि जितने स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं, इसी तरीके से हम उसको कब तक रिपीट करें, ये कैसे तय हो। तो ये तय होता है एक कंट्रोल स्टेटमेंट से। तो वो कंट्रोल स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। लूपिंग स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं वो जनरली वाइल लूप है, या डू वाइल है, या डू है, या फॉर स्टेटमेंट है, या फिर नेस्टेड फॉर है। इस तरीके से हम अलग अलग ये 3-4 तरीके के स्टेटमेंट हैं जिनको हम काम में लेते हैं। एग्जाम्पल से हम समझना शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना सबसे ज़्यादा ठीक और कारगर होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कुछ खास नहीं कर रही, सिवाय इसके कि ये आउटपुट दे रही है i=1 से लेकर 10 तक है। तो वैसे के वैसे stdio.h, conio.h, ये दो हमने इंक्लूड करी हमने हेडर फाइल्स। और आपको पता ही है ये किस लिए इंक्लूड की जाती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये तो नॉर्मल इनपुट आउटपुट यानी प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर काम आएगा, इसलिए यहाँ पर की गई है। और इसी तरीके से conio.h इसलिए की गई है कि एक तो क्लियर स्क्रीन, जो स्क्रीन क्लियर करता है, और इसी तरीके से गेट कैरेक्टर जो कि स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को रोकता है, हमारा आउटपुट हम देख पाएँ, उसके लिए दिया गया है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट लगाते हैं। ये जो है ये कंट्रोल स्टेटमेंट है वाइल। तो ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, ये कंट्रोल है इस लूप का। और ये जो है ये एक्चुअली जो है बाकी की जो ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज बॉडी ऑफ लूप, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है ये बॉडी ऑफ द लूप है। तो इस कंट्रोल स्टेटमेंट से तो ये बॉडी ऑफ द लूप कितनी बार चलेगी वो कंट्रोल हो रही है, यहाँ पर ये बात आ रही है। तो देखिए आसान है, प्रिंट करना है i=%d। %d का मतलब होता है आपको ये जो है ये इंटीजर वैल्यू अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो ये इंटीजर जो है वो i है, जिसको हमने इनिशिएट कर दिया है i=1 से। तो पहली बार में ये i=1 लिखेगा, और उसके बाद i की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, और उसको बढ़ाने के बाद दोबारा चेक करेगा। तो 2 इज़ ऑल्सो लेस देन 10, तो दोबारा 2 लिख देगा, फिर 3 लिख देगा। इसी तरीके से चलते हुए 10 तक आएगी, और 10 के बाद दोबारा वो चेक करेगा। तो 10 तक तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 10 के बाद जैसे 11 आएगा तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट न करके और इस गेट कैरेक्टर पर आ जाएगा, और आउटपुट स्क्रीन हमारी रुक जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये वाइल स्टेटमेंट ऐसे ही चेक होता है, इसी तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो कंडीशन को चेक किया जाता है, और अगर वो ट्रू होती है तो फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट काम करता है। और कब तक काम करता है, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू आती चली जाती है। जैसे ही वो फॉल्स हो गई उसी समय पर ये चीज़ें रुक जाएंगी। नेक्स्ट, ये एक और सेम प्रोग्राम सेम है, प्रोग्राम का उद्देश्य बिल्कुल सेम है, जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वो प्रोग्राम एक अलग तरीके से बना हुआ है। अब वैसे के वैसे stdio.h, वैसे के वैसे conio.h, और ये दोनों लेने के बाद मेन अप्लाई किया, इंटीजर अप्लाई किया, क्लियर स्क्रीन अप्लाई किया। अब यहाँ डू से शुरू हो रहा है। तो ये डू जो है ना, ये एक्चुअली ये भी इसका कंट्रोल है, ठीक है। ये कंट्रोल 1 है, और आप ध्यान से देखिए ये आखिरी में वाइल भी आ गया, तो ये इसका कंट्रोल 2 है, ठीक है ना। तो ये दो कंट्रोल यहाँ पर आ गए हैं, और ये जो बीच का हिस्सा है ये एक्चुअली ये इसकी बॉडी है, ये बॉडी ऑफ द लूप है। तो बिल्कुल उसी तरीके से काम होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप है, वो तो एक ही है, वो तो एक होनी ही है।
लेकिन हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो 2 हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये पहली बात, पहला वाला कंट्रोल कहता है कि भाई डू व्हाट, डू बॉडी, यानी जो भी बॉडी में लिखा हुआ है वो आपको एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए कह रहा है, एग्जीक्यूट, ठीक है। और एग्जीक्यूट कब तक करना है, ये चीज़ इसको चेक कर रही है, यानी अप टू व्हेन, कब तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये डू वाइल स्टेटमेंट है, इसमें क्या हो रहा है कि चेक बाद में हो रहा है। तो चेक बाद में हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, क्लियर कट मतलब ये निकलता है कि जो पहले बॉडी जो है वो पहली बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, यानी इसके अंदर हमको वो उस तरह के ये जो स्टेटमेंट है या ये जो डू वाइल लूप है, ये हमेशा उस तरह की प्रोग्रामिंग में काम आएगा जब हम चाहते हैं कि एक बार तो जो भी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो, ठीक। और उसके बाद जो कुछ हो वो चेक होगा और अप्लाई होगा, यदि ट्रू कंडीशन आएगी तो लगेगा, नहीं होगी तो वो फिर नहीं लगेगा, राइट। एक और एग्जांपल, अब ये है, ये तीसरे तरीके का एग्जांपल है, ये फॉर स्टेटमेंट बताता है। एग्जाम्पल सेम है, हर बार मैं बता रहा हूँ, आउटपुट एक ही तरीके का लिया है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि एक ही काम को अलग अलग तरीक़ों से कैसे किया जा सकता है। वैसे के वैसे ही इंक्लूड stdio.h, conio.h, ये मेन स्ट्रक्चर आ गया, इंटीजर आई डिक्लेरेशन आ गया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन में अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, फॉर स्टेटमेंट में ये वैल्यू इनिशियलाइज भी हो गई, i = 1 से शुरू हो गई। फॉर स्टेटमेंट का यूज़ है ये, फॉर के बाद पूरी की पूरी कंडीशन यहीं अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब बॉडी बाद में आती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ फॉर की कंट्रोल है ये, अगेन यहाँ पर भी क्या आया, एक कंट्रोल है और एक बॉडी है, यानी कि वो जो बेसिक हमारा है वो तो अप्लाई हो रहा है वैसा वैसे। तो कंट्रोल क्या कह रहा है, i = 1 से इनिशियलाइज हो गया है, और कब तक ये चलना है काम, जब तक कि i ≤ 10 की वैल्यू ट्रू आती हो, यानी ये जब तक ट्रू आएगी जब तक हमारा काम चलता रहेगा। और किस तरीके से चलेगा, i = i+1, यानी कि ये जो है ये क्या है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक वैल्यू बढ़ती चली जा रही है और चेक हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, i = 1 पे ये चेक हुआ, i = 1 < 10, इसका मतलब आगे का जो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट है वो अप्लाई होगा और एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास आ गया i = 1 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट बढ़ गया वो i++, एक स्टेप बढ़ गया, उसको चेक किया गया, वो भी ट्रू वैल्यू आई, तो i = 2 भी आ गया। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते i = 9 आया, और उसके बाद एक इंक्रीमेंट लग के 10 आया, और फिर दोबारा इंक्रीमेंट लगा और 11 आया। 11 आते ही उसने ये चेक किया कि भाई ये i < 10 है क्या, ये नहीं है। फॉल्स आते ही वो क्या हुआ, इस लूप से या इस लूप की बॉडी से बाहर आ गया। यही इसका काम करने का तरीका है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं नेस्टेड फॉर। नेस्टेड फॉर में क्या होता है, एक से ज़्यादा फॉर स्टेटमेंट हमारे पास काम में आ रहे हैं। और नेस्टेड फॉर भी काम जब आएगा जब हमको 2 डायमेंशनल टाइप की चीज़ें करनी है ना। ये यूनिडायमेंशनल चीज़ नहीं हुई, ये 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन करना हो तो 3 बार फॉर स्टेटमेंट अप्लाई होगा, 4 डायमेंशन करना हो तो 4 बार फॉर स्टेटमेंट अप्लाई होगा। और उसके और भी तरीके हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन हमको सी प्रोग्रामिंग में हमको इस तरह के 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन चीज़ों को करने के और भी तरीके मिलते हैं, जो हम जैसे जैसे इसमें एडवांस पढ़ाई करेंगे हमको समझ में आती चली जाएंगी। फ़िलहाल ये जो प्रोग्राम है ये कैसे काम करता है, इस प्रोग्राम में मुझे एक आउटपुट चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आउटपुट है मेरा, ये आउटपुट क्या कह रहा है, ये आउटपुट एक स्टार प्रिंट कर रहा है पहले तो, फिर 2 स्टार प्रिंट कर रहा है, फिर अगली लाइन में जा रहा है 3 स्टार प्रिंट कर रहा है, उसके अगली लाइन में 4 स्टार प्रिंट कर रहा है, उसके अगली लाइन में 5 स्टार प्रिंट कर रहा है। यानी कि लाइन भी 5 बना रहा है और स्टार भी बढ़ते चले जा रहे हैं और 5 स्टार प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से अब ये कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए प्रोग्राम में पहले की तरह इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, वाइड, और हमने 2 इंटीजर लिए r और c। r इज़ फॉर रो और c इज़ फॉर
करेक्ट। तो इतना हमने लिख दिया, ये चीज़ हमारी हो गई, तय हो गई। हम नॉर्मली इंटीजर या जो भी हम वेरिएबल हैं इस तरीके के मानते हैं ताकि हमको उसको बाद में प्रोग्रामिंग में समझें तो समझ में आए और वो उसमें कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो। चलिए, क्लियर स्क्रीन। फॉर r इज इक्वल टू 1 टू r इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। r इज इक्वल टू 1 से ये इनिशिएट हुआ, सबसे पहली वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पहली, ये है पहला मान, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है, नो सॉरी ये इंक्रीमेंट नहीं है, ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन है। और ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अप्लाई होने के बाद उसने देखा r इजिकल टू 1 है, r इजिकल टू 1 पे इसने बॉडी ऑफ द लूप शुरू कर दी, ठीक है। तो ये वाले का लूप तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये लूप जो है ये लंबा है, ये लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और उसके बाद दूसरा फॉर स्टेटमेंट शुरू किया जो कि कॉलम के लिए था, यानी सबसे पहले रो नंबर 1 पे गया, ठीक है। अब रो नंबर 1 पे जाने के बाद वो कॉलम नंबर 1 पे गया और चेक किया कि कॉलम नंबर 1 जो है वो रो से छोटा है क्या, यानी पहली रो पहला कॉलम है, अगर कॉलम नंबर 1 जो है वो रो से छोटा है तो एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, पहली रो में 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार है, यानी 2 ही कॉलम बन रहे हैं, तीसरी रो में 3 स्टार है, 3 ही कॉलम बन रहे हैं, 4 नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चेक किया इसने और इसके बाद एक इंक्रीमेंट लगाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रिंट किया। तो देखिए पहली बार r इजिकल टू 1 के लिए c इजिकल टू 1 प्रिंट हुआ और आगे चला गया, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी उसने, ठीक है। अब दोबारा देखा r इजिकल टू 2 के लिए, दोबारा r इजिकल टू 1 ही चल रहा है अभी, दोबारा यहाँ पर उसने दोबारा चेक किया तो c इजिकल टू 2 होते ही उसने चेक किया r इजिकल टू 1 से छोटा हुआ क्या, ये नहीं हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब ये अब ये इस फॉर स्टेटमेंट से बाहर आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन के बाद फिर वो नेक्स्ट फॉर स्टेटमेंट पे है, तो यहाँ पर r इजिकल टू 2 पे आ गया। r इजिकल टू 2 पे आने के बाद और फिर दोबारा से स्टेटमेंट चालू हुआ, c इजिकल टू 1 पे एक स्टार बन गया, फिर c इजिकल टू 2 पे दूसरा स्टार भी प्रिंट कर दिया, फिर r इजिकल टू 2 पे आ गया, r इजिकल टू एक इंक्रीमेंट लग के r इजिकल टू 3 पे आ गया। r इजिकल टू 3 लगने पर एक, फिर 2 बार, फिर 3 बार ये स्टार प्रिंट करेगा, एक बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार, और फिर दोबारा से चल के अब दोबारा इस पे आएगा, फिर चेक करेगा, फिर r इजिकल टू 4 पे नेक्स्ट लाइन चूँकि यहाँ से स्टेटमेंट पर आ रही है, नेक्स्ट लाइन पे चेक करता है और फिर दोबारा से 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार लगाता है। फिर इसके बाद r इजिकल टू 5 पे आता है तो r 5 स्टार लगाता है, फिर r इजिकल टू 6 पर आता है तो चेक होता है और ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है। तो फॉल्स होते ही ये क्या कर देगा, इससे एग्जिट कर देगा, ठीक है ना। तो एग्जिट करके ये गेट कैरेक्टर पे आएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये नेस्टेड फॉर है। इसी के साथ साथ जो कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है तो जंपिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये कंडीशन फॉलो होती है तो भाई उस जगह जाओ, और अगर ये कंडीशन फॉलो ना होकर ये कंडीशन फॉलो होती है तो किसी दूसरी जगह जाओ, है ना। जैसे कहा जाता है ना कि भाई अगर आप ज़्यादा लंबाई के हैं तो आप बास्केटबॉल खेलेंगे, आप कम लंबाई के हैं तो आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं या दूसरा कोई गेम खेल सकते हैं, दैट विल बी वो आपको लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, फुटबॉल खेल सकते हैं। तो ऐसे होता है ना, तो ये कंडीशन हमने अप्लाई करके उसको अलग अलग जगह भेजा। तो ये काम कैसे स्टेटमेंट से करते हैं, तो उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं गो टू, ब्रेक और कंटिन्यू। गो टू के साथ ये ब्रेक और कंटिन्यू काम में आते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट उसको इस तरीके से कंट्रोल नहीं करते जाने के लिए, ब्रेक स्टेटमेंट जब काम हो जाता है उसके बाद काम आते हैं, ठीक है। चलिए देखें कैसे होता है ये काम, हमेशा एग्जाम्पल से ज़्यादा आसान होगा। तो इंक्लूड stdio.h, conio.h, इंटीजर आई, ये स्मॉल आई होना चाहिए। तो ये हमने डिक्लेरेशन किया, ये क्लियर स्क्रीन करी। ये देखिए ये टाइगर लिखा है, ये क्या चीज़ है, ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में एक लेबल है,
ठीक है, ये लेबल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुछ जगहों पर हम ये जब भी हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हम इस लेबल को लगा देते हैं जहाँ पर भी हमको हमारे कंट्रोलिंग चीज़ों को भेजना है। ठीक है, तो कैसे होगा, मैंने लेबल लगा दिया टाइगर और यहाँ प्रिंट किया एंटर एनी नंबर और यहाँ स्कैन एफ और वो नंबर कर लिया मैंने। ठीक है, अब वो चेक कर रहा है आई इज़ इक्वल टू 5 है क्या। देखिए इक्वल टू का साइन है, ये जो साइन है ये है इक्वल टू। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू 5 है क्या। अगर आई इज़ इक्वल टू 5 है तो ये क्या करेगा, टाइगर पे जाएगा, यानी वापस आ जाएगा और वापस से कहेगा एंटर एनी नंबर। ठीक है, और फिर दोबारा आगे आएगा एंड आप नंबर ले लेगा और फिर चेक करेगा आई इज इक्वल टू 5 है। आपने दोबारा 5 किया तो फिर वापस ही कहे गो टू टाइगर चला जाएगा और ये दोबारा से यहाँ आएगा, फिर एंटर करेंगे हमने एक नंबर और अब क्या मैंने 4 एंटर किया तो ये फिर चेक करेगा आई इज इक्वल टू 5 है क्या। चूँकि मैंने 4 एंटर किया है तो ये क्या हुआ, आई इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या आया। अगर मैं आई इज इक्वल टू 4 लेता हूँ तो इसका आंसर आया फॉल्स, और फॉल्स आते ही ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया और अब इसने प्रिंट किया 4 और स्क्रीन डूब गई, गेट कैरेक्टर और डन हो गया काम। आगे बात समझ में। ठीक है, तो हम जब भी ऐसे काम हमें करने हैं जिसमें डिफरेंट तरीके के डिसीज़न लेने हों, एक से ज़्यादा ब्रांचिंग होनी हो, ठीक है, तो हम ये गो टू स्टेटमेंट से भी उन चीज़ों को काम में लेते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करना प्रोग्रामिंग में, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी किसी जगह पर हमें इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और इसी से ही हमारे काम आसान होते हैं, तो हम इसको काम में लेते भी हैं। इसके अलावा ब्रेक स्टेटमेंट भी है। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम आता है देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है, ये क्या कर रहा है देखते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, आई इनिशियलाइज कर दिया है, ये इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, ये है इनिशियलाइजेशन। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा आई इज इक्वल टू 1 पे, यानी आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब हम चेक कर रहे हैं अगर आई की वैल्यू 10 से कम है तो हम इसके ब्रैकेट के अंदर आने वाले स्टेटमेंट्स को रन करेंगे। तो ये ब्रैकेट 1 एंड 2 इसके बीच वाले को रन करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 के लिए हमने किया। अब चेक किया अगर आई इज इक्वल टू 6 है तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का क्या मतलब हो गया, ब्रेक होने का मतलब ये हुआ कि ये बाहर निकल आएगा भाई, बिल्कुल इसमें एक खास बात है। ब्रेक होने का मतलब हुआ ये इस वाइल लूप से बाहर आ गया बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, और अदरवाइज़ ये क्या हुआ, इसने प्रिंट किया और आई प्लस प्लस और फिर बढ़ गया आगे। ठीक है, फिर दोबारा चेक किया तो ये क्या करेगा, ये 1 फिर 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और इसके बाद कुछ नहीं करेगा, इसके बाद ये ब्लैंक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ये वाला काम करेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट हमें जहाँ भी आवश्यकता होती है तो उस डिसीजन मेकिंग लूप जो है उस लूप से बाहर ले आता है। ठीक है, बस समझ में आ गई ना। इसके अलावा कंटिन्यू भी एक स्टेटमेंट है। अब क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आई इज इक्वल टू 6 पे कंटिन्यू किया। अभी क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, चूँकि 1 इसके बराबर नहीं है, अभी नहीं है, अभी तो ये रन नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स आ रहा है। जब तक ये फॉल्स आता रहेगा ये रन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिंट एफ, आई प्रिंट किया उसने तो प्रिंट 1 प्रिंट किया और वापस से एक इंक्रीमेंट लगाया और वापस से वाइल वाली कंडीशन पे चला गया। फिर दोबारा से आया, देखा आई इज़ नॉट इक्वल टू 6 है, फिर 2 प्रिंट किया, एक इंक्रीमेंट लगाया वाइल वाली कंडीशन पे, 3 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया और 6 प्रिंट किया। 6 प्रिंट करने पर उसने देखा 6 प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हुआ क्या, नहीं, अभी 5 तक प्रिंट हुआ। 5 प्रिंट होने पर एक कंडीशन उसने अप्लाई करी और उसके बाद उसने देखा आई इज इक्वल टू 6 है क्या,
तो उन्होंने पाया कि 6 है तो कंटिन्यू मतलब अब वो क्या करा, यहाँ पर गया, वापस आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर उसने उसको प्रिंट किया 6, 7, 8, 9 और 10 तक, और उसके बाद वाइल स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम है। यानी जहाँ हम चाहते हैं कि भाई इसके आगे बढ़ जाओ, वहाँ हम बढ़ा देते हैं, और हमको जहाँ लगता है कि इसके आगे ब्रेक हो जाओ, इस वाइल स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, या इस कंट्रोल स्टेटमेंट से बाहर आ जाओ, लूपिंग से बाहर आ जाओ, तो वहाँ पर हम ब्रेक लगा देते हैं। काम दोनों कमोवेश एक जैसे तरीके से करते हैं, लेकिन कहाँ पर क्या काम आना होता है ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आता है। तो ये सब हमारे लूपिंग के और कंट्रोलिंग के स्टेटमेंट्स थे। और अगले हम लेक्चर में हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। भाई अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे, प्रिंट एफ ले लें, भले क्लियर स्क्रीन ले लें, भले कोई और फंक्शन ले लें, मैथमेटिकल फंक्शन की बात करें तो स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये सब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अकोमोडेटिव है, यानी कि इसके अंदर कुछ नया भी किया जा सकता है। तो वो नया कैसे किया जा सकता है, हम उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं, ताकि उन फंक्शंस को हम बाद में एज इट इज़ काम में ले लें, हमको लंबे कोडिंग ना करने पड़े। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे होते हैं, किस तरीके से काम में आते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Until then, stay tuned and thank you so much.